सुनने की बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मैं हमारे सहयोगी असीम मिश्रा के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि इस बजट में जब आवंटन की बात करते हैं तो सरकार की सोच उसमें रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे में कौन सी योजनाओं के लिए क्या आवंटन, और जो हम टैक्स स्लैब की बात करते आ रहे हैं, असीम हमें और डिटेल में बताएंगे कि वो टैक्स स्लैब किस तरीके से आगे बढ़ेगी। असीम, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए इस बार के बजट में हम कहें कि दो तरीके से फायदा हुआ है जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए। एक तो ये कि जो पहले 5 लाख तक की सीमा थी कि आप उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उस सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। एक तो ये बेनिफिट, ये फायदा। दूसरा फायदा ये कि अब जो फर्स्ट स्लैब है, माने कि 0 से लेके 3 लाख तक का, पहले ये स्लैब 0 से लेके 2.5 लाख तक का था, उसमें भी 50,000 की बढ़ोतरी की गई है। तो 0 से लेके 3 लाख तक में अब आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात हमने कहा कि 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा जो स्लैब्स, अगर मैं, चूंकि बहुत से लोग आज के बजट को लेकर जानना चाह रहे होंगे कि स्लैब में इनकम टैक्स को लेकर उन्हें क्या कुछ बातें उन्हें समझनी चाहिए, तो टैक्स पे अगर हम बात करें तो ये कुछ स्लैब्स हैं, हम उन स्लैब्स पर नजर डालेंगे। आप देखिए, ये है कि 0 से लेके 3 लाख रुपए तक आपके पास एक भी आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला हम देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक में आप देख सकते हैं 5% का जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 0 से लेके 3 लाख रुपए तक में बिल्कुल नहीं, नील, और 3 से लेके 6 लाख तक में आपको 5% का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। उसके बाद अगला हमारा है, आप देखिए 6 लाख से 9 लाख तक में अगर आपकी उस ब्रैकेट में आप आते हैं तो आपको 10% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक। अगर आप इस सैलरी ब्रैकेट में अगर आप आते हैं, आपकी सैलरी है, तो आपको सरकार को 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अगर आप, जैसा कि बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और उसके आगे अगर मैं बात करूं, जिनकी सैलरी 15 लाख रुपए से अधिक है उनको 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन हम अगर करें, अगर मान लिया जाए इस नए स्लैब के हिसाब से, जिसमें हम कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलेगी, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे। अगर मान लिया जाए कि आपकी सैलरी 7 लाख नहीं बल्कि 9 लाख रुपए है, तब आपको कितना देना होगा, ये कैलकुलेशन है। 7 लाख तक आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 9 लाख में से सरकार कह रही है कि 3 लाख तक हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, वो बिल्कुल नील होगा, बिल्कुल जीरो होगा। बच गए आपके 6 लाख। 6 लाख में से कह रहा है कि 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो उस पर आपको 5% का टैक्स लगेगा, और 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो आपको 10% का हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए है तो आपको पहले 6 लाख पे 5% के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स, और दूसरे 10% वाले ब्रैकेट में आप जाइएगा तो उस हिसाब से 30,000 रुपए। आप दोनों कैलकुलेट कीजिए, 30,000 प्लस 15,000, तो कुल मिलाकर अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए है तो आपको 45,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। वित्त मंत्री का यह कहना है कि पहले के स्लैब में जो फॉर्मल पहले वाला था उसमें आपको कहीं ज्यादा देना पड़ता था, इसमें आपको कुछ कम देना पड़ रहा है। तो ये टैक्स की बातें हो गई। अब हम बात करेंगे कि सामान्यतः जो हमारे दर्शक हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि सरकार जो पैसा खर्च करती है, सरकार के पास आता कहां से है, और जो आ रहा है फिर वो सरकार खर्च कहां करती है। तो ये देखिए, ये अगर मैं पैसे के हिसाब से सोच लीजिए 100 पैसे, या रुपए के हिसाब से 100 रुपए, तो सरकार के पास निगम कर, जो निगम टैक्स है, उसमें 15 पैसे या 15 रुपए आप समझ लीजिए, वो सरकार की आमदनी है जो सरकार टैक्स कलेक्शन करती है। रुपया कहां से आता है ये हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स से 15 पैसे समझ लीजिए, या 15 रुपए अगर आप 100 के हिसाब से चल रहे हैं तो। सीमा शुल्क से 4 रुपए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 रुपए, माल और सेवा कर से 17 रुपए, कर भिन्न प्राप्तियां जो सरकार को मिलती है उससे 6 रुपए, ऋण के अलावा जो दूसरी पूंजी प्राप्तियां सरकार को मिलती है उससे 2 रुपए, और जो बोरोइंग से जो सरकार बाहर से लेती है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट से या फिर इंटरनेशनल मार्केट से, उससे 34 पैसे या 34 रुपए। तो ये सरकार कहां से सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, ये हमने इस पे नजर डाली। अब सरकार खर्च कहां करती है, इस पे भी निगाह डालना जरूरी है। सरकार के पास पैसे आए, अब खर्च वो कहां करती है। अब देखिए, ये केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उस पर सरकार खर्च कर रही है 70 रुपए, आप समझ लीजिए। अगर मैं रुपए के हिसाब से कहूं, ब्याज अदायगी जो इंटरेस्ट देती है सरकार उसमें 20 रुपए,
डिफेंस में 8 रुपए, आर्थिक सहायता में 7 रुपए, वित्त आयोग और अन्य जो कमिटमेंट्स हैं सरकार के, जैसे कि वित्त आयोग या फिर उसके जरिए राज्यों को, उसमें 9 रुपए, करों और शुल्कों में राज्यों का भी हिस्सा होता है, हम जानते हैं वित्त आयोग के जरिए, उसमें भी 18 रुपए, पेंशन में भी एक बहुत बड़ी राशि जाती है 4 रुपए, अन्य व्यय 8 रुपए और केंद्रीय जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें जाती है 9 रुपए। तो आप समझिए कि सरकार के पास पैसे आती है और फिर वो कहां खर्च करती है। इसीलिए साथ और फिस्कल डेफिसिट हम जो कहते हैं, ये जो एक टर्म हम यूज करते हैं कि सरकार क्या वो ज्यादा जितना पैसा आ रहा है क्या वो उससे ज्यादा खर्च कर रही है। अगर खर्च कर रही है डेफिसिट में है, अगर उससे कम में है तो ये फिर एक स्वस्थ इकोनॉमी, उसकी हालत जो है, स्वास्थ्य जो है वो सही है। अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि स्कीम्स इस बार के बजट में वो कौन कौन सी स्कीम्स में जहां सरकार ने पैसा लगाया है, ये देखिए। फार्मा सेक्टर, हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन फार्मेसी है उसकी काफी धाक है, बहुत ज्यादा हमारे जो वॉल्यूम है वो प्रोड्यूस होता है फार्मा सेक्टर में। 1250 करोड़ रुपए इसमें बजटरी एलोकेशन फार्मा सेक्टर के लिए किया गया है। जल जीवन मिशन पर नजर डालें, 70,000 करोड़ रुपए की इसमें राशि दी गई है जल जीवन मिशन के लिए। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कि हर घर तक जो है जल, पीने का पानी वो पहुंच सके, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगली स्कीम है एकलव्य मॉडल स्कूल, जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, एकलव्य स्कूल, उनके लिए 5,943 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार के बजट 2023-24 में। सबसे बड़ी राशि आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर व्यक्ति को, हर गरीब को अपनी एक छत मिले, पक्की छत मिले, उसके लिए सबसे ज्यादा लगभग 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए। और फेम योजना जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात हम करते हैं, उसके जरिए उस पर 5,172 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और ये है पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए 2,491 करोड़ रुपए। तो ये कुछ अहम बजटरी एलोकेशन किस मद में खर्च किए गए। और जैसा कि हमने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब्स को लेकर भी बहुत सारी जानकारियां लोगों को चाह रहे हो कि वो हमें मिले, तो हमने इस एग्जाम्पल के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वो कैसे पैसे जो है वो उनके पास जाएंगे। ओवर टू यू। जी, बात में इस कार्यक्रम के कही थी कि ये ग्रीन बजट कहा जा सकता है। पीएम ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रा, ग्रीन जॉब्स। जब हम सतत विकास को हरित विकास के तौर पर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि इससे पहले जब इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही थी, तो इस मांग को सामने लाया जा रहा था कि हम ग्रीन राह, हरित राह चुनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार की ओर से कुछ इंसेंटिव्स की दरकार है, कुछ ऐसी उम्मीदें रही थी। ये बजट अब इस ग्रीन ग्रोथ को कहां तक आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। हालांकि ग्रीन, हम हाइड्रोजन की बात करें, तमाम अन्य बातें जो है वो हमारे सामने हैं। इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स चाहिए, क्या वो मिल रहे हैं इंडस्ट्री को? नमस्कार। पहली बात तो यह है कि आई थिंक जैसे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि जो ये बजट है ये काफी, जिसे कहते हैं, ऑलराउंडर बजट है। हमारे हिसाब से ये हर चीज को देख रही है। और हमने ये भी देखा कि सबको जिस चीज का डर था या लगा था कि बिजनेस को डर था कि ये कहीं ये पॉपुलिस्ट बजट न बन जाए सिर्फ, वो ये नहीं है। और ये लोगों के लिए भी है और बिजनेस के लिए भी है। सो आपने जिस मुद्दे को उठाया कि ये जो हरित यानी कि ग्रीन बजट की जो हम बात कर रहे हैं, और ग्रीन एग्रीटेक, ग्रीन सपोर्ट फॉर द बिजनेस, CII और FICCI और हम लोग जहाँ पे ये बिजनेसेस देखते हैं, हमको लगता था कि हमको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिले, ताकि ये इस तरह से हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज ये देश के लिए अच्छा है, ये विश्व के लिए अच्छा है। हमको ये करना पड़ेगा कि हम सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन चीजें अपने कंपनीज में डालें और उसको और प्रोत्साहन दें। जैसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम काम करते हैं, उसको और बढ़ाएं। लेकिन आज इस बार जो सरकार ने किया, इसके हिसाब से काफी सपोर्ट मिलेगा मेरे ख्याल से, नॉट जस्ट ये जो बिजनेसेस को, बट लोग जो इस पे काम करेंगे वो इस पे आना चाहेंगे। तो ये जॉब्स भी क्रिएट करेगा इन ग्रीन एंड ग्रीन टेक एंड सस्टेनेबिलिटी। मेरे हिसाब से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंपनी की ओर से होते हुए, कि हमारे तरफ से जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें लगता है कि सरकार ने फॉलो थ्रू किया है इस बजट में, वो है स्किल डेवलपमेंट। आप अगर देखें कि हमारे देश को अगर कॉम्पिटिटिव बनना है, हमारे देश को अगर विश्व स्तर पे दूसरे देशों से बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनानी है,
तो उसमें तकनीक और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और दो चीजें जो वित्त मंत्री ने इस पे बात की है, एक है 5G और दूसरा है AI। मैं उस चीज का सराहना करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इससे ये जो स्किल डेवलपमेंट होगी, और न कि एक चीज जो हम समझते हैं AI डेवलपमेंट इन इंडिया, बट AI फॉर इंडिया, ये दो चीजें जो बढ़ के आई हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग टर्म मैक्रो है और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखेगा देश के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए और हमारे युवा के लिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी पे उभर आए और टेक्नोलॉजी के देश का, पृथ्वी का सबसे बेहतर देश कहलाए। बिल्कुल ठीक। और जब हम तकनीक की बात करते हैं तो जाहिर है कि हमारा देश पीछे नहीं रहना चाहिए, तो हमारे आज के युवा भविष्य की तकनीक के लिए वो उनका सरचार्ज होता था ऑलमोस्ट, जो हम देखते थे वो 25% से रिड्यूस कर दिया गया। हमारी जो इनकम टैक्स की रेट उनके लिए आती थी 42.75% आती थी, अब जो 39% हो जाएगी। तो अगर आप नए इनकम टैक्स रेजिम में जो बेनिफिट देखेंगे, और भी हमने क्या बेनिफिट दी, जो सैलरीड क्लास है उनको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। एक आपका लीव इनकैशमेंट होता है जो 3 लाख होता था, उस पर 25 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी। तो जो नई इनकम टैक्स की रेजिम जो वित्त मंत्री चाहते हैं कि हम सब आए और पार्टिसिपेट करें, और ऑब्जेक्टिव भी यही था, हमें एग्जम्पशन और डिडक्शन से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन आपने डिडक्शन की बात की है यहाँ पे विमल जी, एक और क्लैरिफिकेशन से पहले कि हम अन्य मेहमानों के पास जाएं कि जो ये टैक्स स्लैब कही गई है कि भाई 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो वहीं ये भी कहा गया है कि 3 लाख तक तो टैक्स नहीं, 3 से 6 तक भी टैक्स लगेगा और 6 से 9 तक भी 10% टैक्स लगेगा इत्यादि तमाम श्रेणियां। इसका क्या औचित्य हुआ फिर? मैं औचित्य बताता हूं ये समझने के लिए, दर्शकों के समझने के लिए। अगर किसी बंदे की 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना, उसे रिबेट मिल जाएगा। लेकिन अगर 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम हो गई फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, फिर आप टैक्सेशन स्लैब में आ जाएंगे, यानी 3 से 6 लाख रुपए पे 5% का इनकम टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख पे 10% का लगेगा। तो यानी वित्त मंत्री ने जो नया इनकम टैक्स रेजिम डाला उसमें ये एक बात बहुत क्लियर है, अगर आप 7 लाख के नीचे हैं या 7 लाख तक हैं तो कोई इनकम टैक्स नहीं, लेकिन 7 लाख के ऊपर होते ही सिर्फ 3 लाख की बेनिफिट आपको मिलेगी। उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा स्लैब वाइज। 3 से 6 लाख है तो 5%, 6 से 9 है तो 10%, 9 से 12 है तो 15%, इस तरीके से आपके स्लैब बढ़ते जाएंगे। जी जो हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल जी की जो चेयरमैन है सिग्नेचर ग्लोबल, भारत में रोजगार सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। अब इस क्षेत्र के लिए क्या फोकस है इस सरकार का जिससे रोजगार भी पैदा हो, ये उद्योग भी बढ़े? सुनते हैं वित्त मंत्री की बात। मैं एक छोटी सी विषय मगर जिसमें बहुत ही अहमियत है। कोरोना पैंडेमिक के समय जो एमएसएमई उनके अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को फुलफिल कर नहीं पाए। मान लीजिए आपके यहाँ एक एमएसएमई आकर एग्रीमेंट किया कि कुछ वस्तु आपको सप्लाई करेंगे या कुछ सर्विस आपको सप्लाई करेंगे, वो कर नहीं पाया कोविड की वजह से। आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ उनको कंडीशंस है और उनका कुछ ये भी है, गारंटीज भी है, मगर आप आज उस गारंटी को इन्वोक करके, क्योंकि आपने फेल हो गया है, आप सप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं इन्वोक कर सकती हूँ, ऐसे करके आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हम सरकार के द्वारा, मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्राइवेट का नहीं तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये ले आ रहे हैं कि उस समय अगर आपसे सर्विस करना असंभव हुआ और आप सर्विस नहीं किया, फिर भी हमने सिर्फ 5% हमारे हाथ में रख के, आप 100 रुपया की गारंटी दिए, 5 रुपया रख के 95 को आपको वापस कर देंगे। ये बड़ा राहत है एमएसएमई को जो कोविड के समय सफर किया, वो एक किया है। दूसरा, उनका लिमिट्स को भी बढ़ाया, जैसे प्रोफेशनल्स का लिमिट भी बढ़ाया एक्सपेंडिचर में दिखाने के लिए, उसको भी हमने बढ़ाया। वित्त मंत्री ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने को भी जोड़ना। अब ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, क्या ये उतना सरल है और ये काम सरकार कैसे करने जा रही है, इस पर आप वित्त मंत्री का जवाब सुनिए। ये ऐसे ऐप नहीं है जहां आप उस ऐप को डाउनलोड करो, उसको ये करो, उसका चार्ज पे, ऐसे नहीं है। ये पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर में
किसान उनका पूरे जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो मिल सकेगा कि अच्छा सीड कहाँ से मिल सके, उनको सोर्स करो, उनको सप्लाई करने के लिए कौन है, और उसके बाद कल्टीवेशन के समय आपके सॉइल के हेल्थ कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, नेचुरल फार्मिंग की ओर अगर आप जाना है कि कैसे जाना है, कृषि विज्ञान केंद्र से आप क्या विषय पाएंगे, और ये न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको उपयोग कैसे करना, पूरी जानकारी उससे फ्री ऑफ चार्ज इन अ वे किसान को मिलेगा। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स करने का सिस्टम से निकल कर आती है। एक सवाल एमएसएमई प्रधानमंत्री आवास योजना, इस बार पीएम आवास योजना के अंदर जितना पैसा सरकार लगाती है उसमें 66% की वृद्धि कर दी गई है। तो आज ये जाहिर सवाल था कि उनसे पूछा जाए कि आपने अपने आप को जो टारगेट दिया है क्या उसे पूरा कर पाएंगे? क्या इतने बड़े पैमाने पर पीएम आवास योजना के तहत लोगों के लिए मकान घर बनाए जा पाएंगे? पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि आवास योजना के कितने ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट्स आ रही है। ऊपर से ये पीएम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को अभी ब्लॉक के स्तर पर 500 ब्लॉक्स में ले चल रहे हैं। ये आवास योजना और जल जीवन मिशन उस ब्लॉक्स में भी पहुंचेगा। सो टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है, मगर इसके लिए इसीलिए ही पहले से ही प्रावधान ज्यादा 79,000 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए। ड्राइव मतलब रीचिंग द लास्ट माइल, वो 7 प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी रीचिंग द लास्ट माइल है। सेकंड प्रायोरिटी जहां भी लोग जो जिनको वो एलिजिबिलिटी है वहां वो छूट ना जाए, उनको भी इंक्लूड करें, इसीलिए वो रीचिंग द लास्ट माइल का लिस्ट मैंने बनाकर दिखाया। आपने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना आज के बजट के बाद, और उन्होंने कहा कि जैसे भारत ने नए कीर्तिमान डिजिटल पेमेंट में गढ़े हैं पूरी दुनिया में, अब प्रोत्साहन भी दें। आखिर नेट आपको वही बचता है। इधर वो प्रिटेंशन नहीं है कि हम रेट ज्यादा रख करके मगर आपको एक आध एग्जेम्पशन दे करके हमें प्रोत्साहन भी दे मगर टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट कर रहे। इधर रेजिम सिंपल है, उतना टैक्स ना पे करो, कम पे कर दो, बचा हुआ पैसा से आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या तो बच्चे के ऊपर कुछ खर्च करेंगे, वो आपकी मर्जी। मैं ये मानती हूँ कि टैक्स पेयर को हम इतना कम आंकड़ा ना करें। तो वित्त मंत्री कह रही है कि पहले के टैक्स सिस्टम में आप जो मजबूरी में बचत करते थे टैक्स बचाने के लिए, वो अब आपके ऊपर है। अब आपके जेब में पैसा बचेगा क्योंकि आपको कम टैक्स भरना है। अब आप उससे कोई पॉलिसी निकालिए, उसको बैंक में जमा कीजिए, उसका एफडी कीजिए, शेयर मार्केट में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, इसलिए आपकी छूट बढ़ गई है। अब इसके बाद सवाल आया कि बजट में महिलाओं को लेकर जितने प्रावधान किए गए हैं, हमने देखा स्वयं सहायता समूह को लेकर के कई घोषणाएं हुई हैं। एक नई बजट स्कीम लाई गई है जिसमें 7.5% तक महिलाओं को इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके तहत इन सब का महिलाएं कैसे फायदा उठाएं और महिलाओं को देश की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए बड़े तौर पर इस बजट में क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में पॉलिसी ले आई है, उसके बाद लगातार हर बजट में स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटेशन करने के लिए किए। उसमें हमारे युवा, क्योंकि वो इतना इनोवेटिव है, स्टार्टअप्स लगातार बढ़ते आए नंबर में, आज 80,000 से ज्यादा है, मगर उनमें से 100 से ज्यादा ऑलरेडी यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। सो हमारे मन में अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो, उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही महीने पर जो चाहिए वो करना, ना कि दिल्ली में बैठ करके आपके मन का नहीं। इसी तरीके से हम जब एसएचजी महिला ग्रुप्स को बड़े संख्या पर क्लस्टर जैसे उनको यूनाइट करके उनको रॉ मटेरियल जो सप्लाई करना है अच्छे क्वालिटी का, समय पर, स्टैंडर्ड अफोर्डेबल सोर्सेस से, और उनको प्रोफेशनल तरीके से रन करने के लिए ये सब जब करते हैं और उनका मार्केटिंग वगैरह हम हेल्प करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे स्टार्टअप में
शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। सरकार की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो काफी कामयाब हैं। अनुरोध है कि बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मैं हमारे सहयोगी असीम मिश्रा के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि इस बजट में जब आवंटन की बात करते हैं तो सरकार की सोच उसमें रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे में कौन सी योजनाओं के लिए क्या आवंटन, और जो हम टैक्स स्लैब की बात करते आ रहे हैं, असीम हमें और डिटेल में बताएंगे कि वो टैक्स स्लैब किस तरीके से आगे बढ़ेगी। असीम, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए इस बार के बजट में हम कहें कि दो तरीके से फायदा हुआ है जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए। एक तो ये कि जो पहले 5 लाख तक की सीमा थी कि आप उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उस सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। एक तो ये बेनिफिट, ये फायदा। दूसरा फायदा ये कि अब जो फर्स्ट स्लैब है, माने कि 0 से लेके 3 लाख तक का, पहले ये स्लैब 0 से लेके 2.5 लाख तक का था, उसमें भी 50,000 की बढ़ोतरी की गई है। तो 0 से लेके 3 लाख तक में अब आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात हमने कहा कि 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा जो स्लैब्स, अगर मैं, चूंकि बहुत से लोग आज के बजट को लेकर जानना चाह रहे होंगे कि स्लैब में इनकम टैक्स को लेकर उन्हें क्या कुछ बातें उन्हें समझनी चाहिए, तो टैक्स पे अगर हम बात करें तो ये कुछ स्लैब्स हैं, हम उन स्लैब्स पर नजर डालेंगे। आप देखिए, ये है कि 0 से लेके 3 लाख रुपए तक आपके पास एक भी आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला हम देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक में आप देख सकते हैं 5% का जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 0 से लेके 3 लाख रुपए तक में बिल्कुल नहीं, नील, और 3 से लेके 6 लाख तक में आपको 5% का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। उसके बाद अगला हमारा है, आप देखिए 6 लाख से 9 लाख तक में अगर आपकी उस ब्रैकेट में आप आते हैं तो आपको 10% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक। अगर आप इस सैलरी ब्रैकेट में अगर आप आते हैं, आपकी सैलरी है, तो आपको सरकार को 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अगर आप, जैसा कि बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और उसके आगे अगर मैं बात करूं, जिनकी सैलरी 15 लाख रुपए से अधिक है उनको 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन हम अगर करें, अगर मान लिया जाए इस नए स्लैब के हिसाब से, जिसमें हम कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलेगी, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे, अगर मान लिया जाए कि आपकी सैलरी 7 लाख नहीं बल्कि 9 लाख रुपए है, तब आपको कितना देना होगा, ये कैलकुलेशन है। 7 लाख तक आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 9 लाख में से सरकार कह रही है कि 3 लाख तक हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, वो बिल्कुल नील होगा, बिल्कुल जीरो होगा। बच गए आपके 6 लाख। 6 लाख में से कह रहा है कि 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो उस पर आपको 5% का टैक्स लगेगा, और 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो आपको 10% का हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए है तो आपको पहले 6 लाख पे 5% के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स, और दूसरे 10% वाले ब्रैकेट में आप जाइएगा तो उस हिसाब से 30,000 रुपए। आप दोनों कैलकुलेट कीजिए, 30,000 प्लस 15,000, तो कुल मिलाकर अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए है तो आपको 45,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। वित्त मंत्री का यह कहना है कि पहले के स्लैब में जो फॉर्मल पहले वाला था उसमें आपको कहीं ज्यादा देना पड़ता था, इसमें आपको कुछ कम देना पड़ रहा है। तो ये टैक्स की बातें हो गई। अब हम बात करेंगे कि सामान्यतः जो हमारे दर्शक हैं वो ये समझ नहीं पाते कि सरकार जो पैसा खर्च करती है, सरकार के पास आता कहां से है, और जो आ रहा है फिर वो सरकार खर्च कहां करती है। तो ये देखिए, ये अगर मैं पैसे के हिसाब से सोच लीजिए 100 पैसे, या रुपए के हिसाब से 100 रुपए, तो सरकार के पास निगम कर, जो निगम टैक्स है उसमें 15 पैसे या 15 रुपए आप समझ लीजिए, वो सरकार की आमदनी है जो सरकार टैक्स कलेक्शन करती है। रुपया कहां से आता है ये हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स से 15 पैसे समझ लीजिए या 15 रुपए अगर आप 100 के हिसाब से चल रहे हैं तो। सीमा शुल्क से 4 रुपए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 रुपए, माल और सेवा कर से 17 रुपए, कर भिन्न प्राप्तियां जो सरकार को मिलती है उससे 6 रुपए, ऋण के अलावा जो दूसरी पूंजी प्राप्तियां सरकार को मिलती है उससे 2 रुपए, और जो बोरोइंग से जो सरकार बाहर से लेती है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट से या फिर इंटरनेशनल मार्केट से, उससे 34 पैसे या 34 रुपए। तो ये सरकार कहां से सरकार के पास पैसे आ रहे हैं ये हमने इस पे नजर डाली।
अब सरकार खर्च कहां करती है, इस पे भी निगाह डालना जरूरी है। सरकार के पास पैसे आए, अब खर्च वो कहां करती है। अब देखिए, ये केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उस पर सरकार खर्च कर रही है 70 रुपए, आप समझ लीजिए, अगर मैं रुपए के हिसाब से कहूं। ब्याज अदायगी जो इंटरेस्ट देती है सरकार, उसमें 20 रुपए, डिफेंस में 8 रुपए, आर्थिक सहायता में 7 रुपए, वित्त आयोग और अन्य जो कमिटमेंट्स हैं सरकार के, जैसे कि वित्त आयोग या फिर उसके जरिए राज्यों को, उसमें 9 रुपए, करों और शुल्कों में राज्यों का भी हिस्सा होता है, हम जानते हैं, वित्त आयोग के जरिए, उसमें भी 18 रुपए, पेंशन में भी एक बहुत बड़ी राशि जाती है 4 रुपए, अन्य व्यय 8 रुपए और केंद्रीय जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें जाती है 9 रुपए। तो आप समझिए कि सरकार के पास पैसे आती है और फिर वो कहां खर्च करती है। इसीलिए साहब फिस्कल डेफिसिट हम जो कहते हैं, ये जो एक टर्म हम यूज करते हैं कि सरकार क्या वो ज्यादा जितना पैसा आ रहा है क्या वो उससे ज्यादा खर्च कर रही है। अगर खर्च कर रही है डेफिसिट में है, अगर उससे कम में है तो ये फिर एक स्वस्थ इकोनॉमी, उसकी हालत जो है, स्वास्थ्य जो है वो सही है। अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि स्कीम्स इस बार तो बजट में वो कौन कौन से स्कीम्स में जहां सरकार ने पैसा लगाया है, ये देखिए। फार्मा सेक्टर, हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन फार्मेसी है उसकी काफी धाक है, बहुत ज्यादा हमारे जो वॉल्यूम है वो प्रोड्यूस होता है फार्मा सेक्टर में। 1250 करोड़ रुपए इसमें बजटरी एलोकेशन फार्मा सेक्टर के लिए किया गया है। जल जीवन मिशन पर नजर डालें, 70,000 करोड़ रुपए की इसमें राशि दी गई है जल जीवन मिशन के लिए। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कि हर घर तक जो है जल, पीने का पानी वो पहुंच सके, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगली स्कीम है एकलव्य मॉडल स्कूल, जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, एकलव्य स्कूल, उनके लिए 5,943 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार के बजट 2023-24 में। सबसे बड़ी राशि आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर व्यक्ति को, हर गरीब को अपनी एक छत मिले, पक्की छत मिले, उसके लिए सबसे ज्यादा लगभग 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए। और फेम योजना जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात हम करते हैं, उसके जरिए उस पर 5,172 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और ये है पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए 2,491 करोड़ रुपए। तो ये कुछ अहम बजटरी एलोकेशन किस मद में खर्च किए गए। और जैसा कि हमने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब्स को लेकर भी बहुत सारी जानकारियां लोगों को चाह रहे हों कि वो हमें मिले, तो हमने इस एग्जाम्पल के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वो कैसे पैसे जो है वो उनके पास जाएंगे। ओवर टू यू। जी, ये बहुत बड़ी राहत आम जनता को, मध्यम वर्ग को, नौकरी पेशा लोगों को पहुंचाने की सरकार की ये कोशिश आप किस तरह से समझाएंगे? इसके जरिए विपक्ष ये भी कह रहा है लोक लुभावना बजट देकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। देखिए, विपक्ष के लोगों को मेरा बहुत विनम्र एक ही सलाह है, बीजेपी अपने काम से जीतेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोक लुभावन बजट बनाते नहीं है, काम के और विकास के मानदंड को स्थापित करने का बजट बनाते हैं। और जो कहते हैं तो वो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। अब हमें एक चीज बताइए, आज भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से बदला कि नहीं बदला? आज भारत में डिजिटल पेमेंट सबसे अधिक आया कि नहीं आया? 220 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सबसे अधिक सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? आपका स्टूडियो जिस इलाके में है, नोएडा में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 93 मोबाइल की फैक्ट्री आई है। सिर्फ 2 थी 2014 में, अब 270 हो गई है। आज ये पूरा आप सैमसंग सब हिंदुस्तान में बनते हैं कि नहीं, हजारों करोड़ के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस महकमे से बिना कुछ जुड़ाव रहा है। हम कोरोना काल में 14 फैक्ट्री चीन से उठाकर ऐपो की लेके आ गए हिंदुस्तान में। तो आज 20 लाख करोड़ किसानों के लिए, किसानों में स्टार्टअप मूवमेंट को आगे बढ़ाना, आजीविका बहनों के लिए चिंता करना, कर ये हमारे कारीगर जो है विश्वकर्मा बंधु, उनकी चिंता करना। तो ये क्या गरीब, क्या मध्यम वर्ग, क्या उद्यमशीलता, ये सबों के लिए सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। ठीक है। अब जो आपने बात कही इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में सिर्फ एक लाइन मैं बोल दूं, बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे बोलने दें। 2 तरीका होता है। मोदी जी ने आग्रह किया कि ईमानदारी से पैसे कमाओ, टैक्स दो। आज देखिए कितना टैक्स का कंप्लायंस बढ़ा है, डिजिटल तरीके से टैक्स कितना, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे उनके अनावश्यक अधिकार बहुत कम किए गए हैं। तो आज टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, तो उससे सड़कें बनती हैं, उससे स्वास्थ्य की चिंता होती है, और उसी माध्यम से 5 लाख का एकदम से 7 लाख किया गया है। बाकी स्लैब को कम किया गया है।
तो इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है। और मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, सड़कें अच्छी बनती हैं, बिजली आती है, डिजिटल इंडिया आता है, मोबाइल फोन हाथ में आता है, तो मिडिल क्लास को भी अच्छा लगता है, उनके भी जीवन में सहूलियत मिलती है और आम आदमी भी खुश होता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि एक लाइन में अगर इस बजट को हम समझें तो हीरा सस्ता और आटा महंगा। वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह के बजट का ऐलान किया गया है, जुमलों वाला ये बजट है। ऐसा है कि आजकल अशोक गहलोत के प्रदेश में काफी हेडलाइन बन रही उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा, इसलिए उनको अपनी बात याद आ रही है। देखिए, कॉन्क्रीट तरीके से बात हुई तो ये तो जुमलेबाजी का कमेंट ही है ना जो बात कही गई है। इतना व्यापक बजट है, 1.5 घंटा पढ़ा गया विस्तार से। मैंने फिर कहा, क्या कृषि, क्या आजीविका बहने, क्या कर्मयोगी कारीगर, क्या हमारे विश्वकर्मा बंधु, क्या हमारे फिशरीज, आप कभी कल्पना कर सकती फिशरीज के विकास के लिए इतना पैसा खर्चा किया जाएगा? क्या अशोक गहलोत जो बोल रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपया जो खर्चा हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर बचा सकते हैं। और जो आज वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किया गया है, टैक्स स्लैब में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, आम आदमी की भाषा में उसको कैसे समझा जाए, आज तक की हमारी यही कोशिश है। वित्त मंत्री से भी पलटकर पत्रकारों ने कई सवाल पूछे हैं, उनकी ओर से क्या जवाब दिए गए हैं आज के इस बजट को लेकर वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। New taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। वैसे थोड़ा पुराना अगर हम जाए 1949 का वो वक्त भी हिंदुस्तान ने देखा है जब 10,000 रुपए पर सिर्फ 4 पैसे टैक्स देने होते थे, और आज कहां से कहां हम आ चुके हैं। और यकीनन टैक्स के जरिए, क्योंकि आम जनता खासतौर से नौकरी पेशा या जिन लोगों की आमदनी जैसा कि सब बता रहे थे 7-7.5 लाख रुपए के आसपास है, वो लोग किस तरह की उम्मीदें कर रहे थे। लेकिन क्या इस दायरे को और थोड़ा विस्तार दिया जा सकता था, या फिर चूंकि ज्यादातर टैक्स पेयर इसी से आते हैं और उनको राहत देकर चुनावी जीत हासिल करने की कोशिश। चित्रा जी, देखिए, बजट में एक ऐसी चीज है, जनता की उम्मीदें इतनी होती हैं जिसे हम कहते हैं दिल मांगे मोर, कितना भी दे दीजिए आपका मन नहीं भरने वाला। तो वित्त मंत्री जी ने अभी 7 लाख दे दिए, अगर वो 10 लाख कहते तो भी मेरा दिल कहता कि 12 क्यों नहीं दिए। विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। नहीं, देखिए, महंगाई बढ़ाने वाला नहीं है। मैं इसको दूसरी बात कहता हूँ। देखिए, जब एज ए इकोनॉमिस्ट आपको बजट के ऊपर फोकस करना है 2 बातों के लिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है, हमें लोगों को अनेबलर बनाना है, अर्नर बनाना है, उनकी आमदनी बढ़ानी है, और इनकम तब बढ़ेगी जब आज बाजार में एक्टिविटी होगी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जो आज की डेट में इन जो टैक्स पेयर को छूट दी गई है नए स्लैब के अंदर, ये मान के चलिए कि ये जो टैक्स स्लैब है इनके हाथ में कितनी सेविंग आएगी। अब एक साधारण टैक्स पेयर जो 10 लाख रुपए की इनकम दिखाता था, वो 4 लाख रुपए की सेविंग में लेके करता था, 1.5 लाख रुपए एटीसी में लेके जाता था, 50,000 रुपए मेडिकल के लिए देता था, 2 लाख रुपए हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट देता था, 6 लाख रुपए बचते थे, उसके ऊपर 10-15 हजार रुपए टैक्स देके 5.5 लाख रुपए उसके हाथ में आते थे। तो आज की डेट में उसको कुछ नहीं करना, 10 लाख रुपए के ऊपर उसको कुछ कितना टैक्स पड़ने वाला है, उसको टोटल टैक्स पड़ने वाला है 10 लाख रुपए को और 35,000 रुपए का। अब 35,000 रुपए के टैक्स देने के बाद, 50,000 रुपए टैक्स देने के बाद उसके पास 9.5 लाख रुपए उसके हाथ में आते हैं, और जो पहले 5.5 आते थे, अब 9.5 लाख आते हैं, 4 लाख पैसे उसके हाथ में आएंगे। और कितने टैक्स पेयर हैं? 4 करोड़ भी मान के चलता हूं, सॉरी 1 करोड़ के इसमें से लोग के मान के चलता हूं, तो आपका 4 लाख करोड़ रुपए की बाजार में आपके पास परचेजिंग पावर पड़ेगी, और उस परचेजिंग पावर से वो बाजार में परचेज करेगा तो जिस दुकानदार से, जिस फैक्ट्री से माल खरीदेगा उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके यहाँ इनकम बढ़ेगी, उसकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उनकी फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो बाजार में फिर करेंगे। तो इकोनॉमी को जो जीडीपी की ग्रोथ है वो उसी से आती है, और जितने विकसित देश हैं उनकी इकोनॉमी का जो जीडीपी हाई होने का कारण यही है, वो मनी को बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, उनके यहाँ सेविंग कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। इंडिया भी इतनी बड़ी देश की जनता है, तो इसलिए टैक्स पेयर जो है उसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया गया और टैक्स कम किया गया, इसीलिए कि भाई वो बाजार में परचेजिंग पावर बढ़ा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सबके बीच हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर शुरुआत में ही इस कार्यक्रम की कही थी कि
ये ग्रीन बजट कहा जा सकता है। पीएम ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रा, ग्रीन जॉब्स। जब हम सतत विकास को हरित विकास के तौर पर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि इससे पहले जब इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही थी, तो इस मांग को सामने लाया जा रहा था कि हम ग्रीन राह, हरित राह चुनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार की ओर से कुछ इंसेंटिव्स की दरकार है, कुछ ऐसी उम्मीदें रही थी। ये बजट अब इस ग्रीन ग्रोथ को कहां तक आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। हालांकि ग्रीन, हम हाइड्रोजन की बात करें, तमाम अन्य बातें जो है वो हमारे सामने हैं। इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स चाहिए, क्या वो मिल रहे हैं इंडस्ट्री को? नमस्कार। पहली बात तो यह है कि आई थिंक जैसे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि जो ये बजट है ये काफी, जिसे कहते हैं, ऑलराउंडर बजट है। हमारे हिसाब से ये हर चीज को देख रही है, और हमने ये भी देखा कि सबको जिस चीज का डर था या लगा था कि बिजनेस को डर था कि ये कहीं ये पॉपुलिस्ट बजट ना बन जाए सिर्फ, वो ये नहीं है, और ये लोगों के लिए भी है और बिजनेस के लिए भी है। सो आपने जिस मुद्दे को उठाया कि ये जो हरित यानी कि ग्रीन बजट की जो हम बात कर रहे हैं, और ग्रीन एग्रीटेक, ग्रीन सपोर्ट फॉर द बिजनेस, CII और FICCI और हम लोग जहाँ पे ये बिजनेसेस देखते हैं, हमको लगता था कि हमको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिले, ताकि ये इस तरह से हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज ये देश के लिए अच्छा है, ये विश्व के लिए अच्छा है। हमको ये करना पड़ेगा कि हम सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन चीजें अपने कंपनीज में डालें और उसको और प्रोत्साहन दें। जैसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम काम करते हैं, उसको और बढ़ाएं। लेकिन आज इस बार जो सरकार ने किया, इसके हिसाब से काफी सपोर्ट मिलेगा मेरे ख्याल से, नॉट जस्ट ये जो बिजनेसेस को, बट लोग जो इस पे काम करेंगे वो इस पे आना चाहेंगे। तो ये जॉब्स भी क्रिएट करेगा इन ग्रीन एंड ग्रीन टेक एंड सस्टेनेबिलिटी। मेरे हिसाब से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंपनी की ओर से होते हुए, कि हमारे तरफ से जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें लगता है कि सरकार ने फॉलो थ्रू किया है इस बजट में, वो है स्किल डेवलपमेंट। आप अगर देखें कि हमारे देश को अगर कॉम्पिटिटिव बनना है, हमारे देश को अगर विश्व स्तर पे दूसरे देशों से बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनानी है, तो उसमें टेक्निक और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और दो चीजें जो वित्त मंत्री ने इस पे बात की है, एक है 5G और दूसरा है AI। मैं उस चीज का सराहना करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इससे ये जो स्किल डेवलपमेंट होगी, और न कि एक चीज जो हम समझते हैं AI डेवलपमेंट इन इंडिया, बट AI फॉर इंडिया, ये दो चीजें जो बढ़ के आई हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग टर्म मैक्रो है, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखेगा देश के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए और हमारे युवा के लिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी पे उभर आए और टेक्नोलॉजी पे देश का, पृथ्वी का सबसे बेहतर देश कहलाए। बिल्कुल ठीक। और जब हम तकनीक की बात करते हैं तो जाहिर है कि हमारा देश पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हमारे आज के युवा भविष्य की तकनीक के लिए वो आज किसी भी एस्पेक्ट पे नहीं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई पैसा खर्च होता है तो अल्टीमेट वो बिल्कुल डाउन द लाइन जाता है, क्योंकि उसमें आप टॉप से लेके लेबर क्लास सबको यूज करते हैं, और उसमें जो पैसा है वो स्पेंडिंग पावर बढ़ती है लोगों की। तो जैसे ही वो पैसा बाजार में आएगा, धीरे धीरे जैसी सारी योजनाओं के ऊपर वो पैसा लगेगा, तो मुझे लगता है कॉमन मैन की पॉकेट में कुछ पैसा आएगा, जिससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनेगा। दूसरी बड़ी बात क्या होता है कि जब कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उससे जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो एक बूम की तरफ जाता है, क्योंकि आज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है रियल एस्टेट सेक्टर। और उसके अंदर भी एक, आज अगर आप एक और अनाउंसमेंट भी देखें वित्त मंत्री जी की, तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो CLS, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो छूट मिलती है, उसका लास्ट बजट में जो एलोकेशन था वो 48,000 करोड़ का था, जिसको बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे जो कॉमन मैन है उसको इस बात के लिए एनकरेज भी कर रहे हैं कि वो अपना घर भी ले, और अल्टीमेट अगर आप देखें तो जो हाउसिंग क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सटेंडेड आर्म है। तो मुझे लगता है ये जो पैसा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगेगा, या इससे जितना भी इकोसिस्टम चलने वाला है, उससे अल्टीमेट जो कॉमन मैन है उसकी पॉकेट में पैसा आने वाला है, और उसका फायदा पूरे के पूरे देश को मिलेगा।
जी, जगदीश मित्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर CII फ्यूचर चाहते हैं, उसके तरफ भारत अग्रसर है। जहां तक जीडीपी रेट है, जीडीपी रेट इकोनॉमिक सर्वे ने साफ किया कि हम 7% अचीव कर चुके हैं और आने वाले समय में भी जो है 6.8% तक हम जाएंगे। तो जो डाटा है, हमारे इंडिसेज हैं, हमारे जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है, पिछले महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ 1,56,000 करोड़ कलेक्शन हुआ, जो सेकंड हाईएस्ट अभी तक का रहा 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी अप्लीकेबल हुआ है। इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है दिसंबर तक जो है 14 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन हो चुका था। तो जितने भी डाटा हमारे बता रहे हैं, सारे डाटा बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं, बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, और अब फिर से हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही चुके हैं, तो ये सारी चीजें हम इनफैक्ट अचीव करने जा रहे हैं और अचीव करेंगे हम। अचीव करने के लिए देखिए बड़े बड़े टारगेट भी लगातार मोदी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब पूरी ताकत लगा देनी है कि आगे आने वाले वर्षों में तीसरे पर जाए, और उसके बाद एक राह भी है। लेकिन लगातार हम टैक्स में जो बड़ी छूट दी गई है उसका जिक्र कर ही रहे हैं, और सरकार की पीठ थपथपाते हुए वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी आज नजर आए। लेकिन वे जी सीधे आपके पास आते हुए, अब आपने गौर से सुना पूरे के पूरे वित्त मंत्री के भाषण को। वो 3 बात अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि चुनावों के मद्देनजर भी ये बहुत अहम माने जा रहे हैं जो बजट आज का अनाउंस किया गया है। 3 बड़ी बातें जिसको देखकर आपको लगता है कि लोक लुभावन बजट है और सीधा टारगेट विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है सरकार के। देखिए, 3 मेन मुद्दे का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वित्त मंत्री जी बोल रही थी तो जितने बेंच थपथपाए गए जब जोर से, तो वो इस बात का इशारा है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा जब उन्होंने 5 से मैं किसी दूसरे चैनल पे बोल रहा था तो मुझे लोग कह रहे थे वे जी आपके चेहरे पे बहुत मुस्कान आ रही है क्योंकि टैक्स में सबसे ज्यादा छूट आई है। तो जब 5 से 7 लाख रुपए की उन्होंने अनाउंसमेंट की तो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा वही था कि 5 से 7 लाख रुपए के टैक्स के बारे में उन्होंने बढ़ती कर इनकी तादाद कितनी होती होगी अगर आंकड़ों में आप समझा पाए कि 5 से बढ़ाकर जो 7 लाख रुपए कर दिया गया, इस बारे में कितनी मेजोरिटी टैक्स पेयर 7 करोड़ 7.5 करोड़ में से इस ब्रैकेट में आते हैं। और आप ये मैं मान के चलता हूँ, मुझे टैक्स का जो अनुभव है पुराना, ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग जो 3 लाख 3.5 लाख की इनकम दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं कि उनको 2-2.5 रुपए टैक्स देना होता है। अब ये सारी इनकम के बढ़ के 5 लाख में बढ़ के आएंगी, तो ये मेजोरिटी टैक्स पेयर 7 में से आप ये मान के चलिए 3-4 करोड़ लोग इसी से कैटेगरी में, और उन सबको ये डायरेक्ट एडवांटेज आ रहा है। उन्हें को डायरेक्ट एडवांटेज दिया गया। सबसे मेन मुद्दा ये लेने की कोशिश हमने आपको बहुत बड़ी राहत दे दी है। गोपाल जी, मैं आपके पास, आप सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और हमने देखा है कि आप लोगों की जरूरत सैलरी क्लास वर्ग को सबसे ज्यादा पड़ती है। जब भी वो परेशान होते हैं पैसे को लेकर, सीधे आपके दरवाजे पर जाकर खटखटाते हैं। ऐसे में ओल्ड और ड्यू में से आप लोगों की क्या सलाह होगी, लोगों को किधर जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले बार जो रिटर्न फाइल हुई है 7.5 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल हुई है। इसमें से 5.25 करोड़ के आसपास वो टैक्स पेयर्स हैं, वो एसएससी है जिन्होंने रिटर्न फाइल करी है, जिन्होंने 0 टैक्स दिया है, जिनकी इनकम 5 लाख से कम रही है। तो ये जो स्लैब रेट जो बढ़ा दिया गया, 7 लाख कर दिया गया, तो इससे बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो है उनको टैक्स तो नहीं देंगे वो, लेकिन उनको रिटर्न उनको फाइल करना कंपलसरी होगा। सरकार के खजाने में टैक्स पेयर जो एक्चुअल टैक्स पेयर हैं बहुत कम रह जाएंगे। तो इसके जरिए आपको लग रहा है कि सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की गई है, लेकिन बार बार क्योंकि न्यू की तरफ ज्यादा जोर है सरकार का कि पुराने से निकले और नए। एक सवाल भी ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आम पब्लिक का सवाल अभी, और अभी भी मुझे पीसीआर से भी देखिए, सबके जहन में नौकरी पेशा जो लोग हैं वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाहर फाइनेंशियल ईयर में इसको बदला भी जा सकता है? इस तरह के भी ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं, बिजनेसमैन को नहीं बदलने का ऑप्शन होगा। देखिए, अगर आप एक किराने की शॉप चला रहे हैं, आपकी इनकम 5 से 7 लाख रुपए है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, आप इस स्कीम को ऑप्ट कर लीजिए। और क्योंकि अगर इस स्कीम को ऑप्ट करने के बाद भी अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, कल को मैं कह रहा हूं 10 लाख हो जाएगी आपकी, तो आप तब भी 10% के स्लैब में रहेंगे, और आपको जो निवेश करने की प्रेशर रहता है वो आपको प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी तरह का। और आपकी 15 लाख रुपए की होगी तो आप 15% के स्लैब में तब भी आपको बेनिफिट लगा रहेगा 12 लाख का। 12 से 15 में जाएंगे तो 20%। तो ये मान के चलिए कि मैंने अभी जो मेरा अर्थमेटिक ये डिक्लेयर कह रहा है कि इस नई स्कीम को इस तरह से बना दिया गया है कि बाय एंड लार्ज सभी टैक्स पेयर को नई स्कीम में ही बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि जो टैक्स के स्लैब है, एक्सेप्ट जो 7 से 8-9 वाले बीच में छोटा सा स्लैब है जहां थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, ठीक है। और सैलरीड क्लास को तो ईयर टू ईयर ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑप्शन एक ही बार मिलेगा। लेकिन एक और जो बिजनेसमैन को सबसे बड़ी छूट मिली है, एमएसएमई के नाम की जो छूट आई है, वो भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आज की डेट में